9th शेड्यूल, सब इसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951-52 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल जोड़ा गया। ठीक, लिख लीजिए। इसमें थोड़ा सा आप लोग को कई चीजें जानना होगा। पहला आर्टिकल 13 आपको जानना है, आर्टिकल 31 जानना है। ठीक, उसके बाद आपको जानना है व्हाट इज लैंड, लैंड क्या है। उसके बाद आपको जानना है लैंड होल्डर सिस्टम क्या है। ठीक, क्लियर। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा फर्स्ट अमेंडमेंट, आपको जानना होगा। ठीक, उसके बाद आपको जानना है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 एंड 78, क्लियर। एंड उसके बाद जानना है 2007 कोहिलो केस। इतना कुछ समझना है, तब जाके 9th शेड्यूल समझ में आएगा। और ये टॉपिक बेसिकली समझ लीजिएगा यहीं पे, इस पूरा अगर कंसेप्ट अगर समझ गए तो एक सोशल जस्टिस में एक टॉपिक आएगा आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड सोशल जस्टिस। व्यक्तिगत संपत्ति, ये भी स्टेट है, ये भी आर्टिकल 12 है एंड 36 है, ये भी समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया? सुनो, कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका का जो कार्य होता है विधियों को क्रियान्वित करने के लिए आदेश देना, ऑर्डर देता है। और विधायिका का कार्य है विधि निर्माण, लॉ फॉर्मेशन। अब आ गया कि नहीं? लॉ कौन बनाएगी? लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव। ऑर्डर कौन देगा? एग्जीक्यूटिव। क्लियर? इन दोनों को मिला लो तो ये क्या बन गया? स्टेट हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? अब लॉ एंड ऑर्डर, अगर यहां पर हम एक सेंटेंस यूज करें कि एग्जामिन द लॉ एंड ऑर्डर, द पावर ऑफ जुडिशरी, और इन दिस पावर इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? Judicial review is the power of judiciary, and that judiciary is the use of in these power and examine of law and order. Clear? अब अगर examine law and order का, तो यहां पर एक वर्ड्स और आएगा, examine of state, ये भी होगा, examine of state भी होगा। ठीक, examine of state नितिन क्या है? What is the examine of state? क्या है एग्जामिन ऑफ स्टेट? सु का मतलब हो गया, यही है गवर्नेंस, और कंचन का मतलब है गवर्नमेंट, शासन और सुशासन। जो टॉपिक में आएगा, हम गवर्नेंस कल बता रहे थे ना कि फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड टॉपिक है गवर्नेंस है, सुशासन है, थर्ड टॉपिक आपका सोशल जस्टिस है, फोर्थ टॉपिक है आपका क्या कहा जाता है? IR। ठीक है, मतलब यही है। और शासन और सुशासन में डिफरेंस क्या है? शासन का मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रूलर एंड रूलिंग क्लास इज नोन एज द गवर्नमेंट। क्लियर? गवर्नेंस इज ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रूलर एंड रूलिंग क्लास। क्लियर? नहीं क्लियर? थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, शायद समझ जाए, उसके बाद जब टॉपिक आएगा तो डिस्कस करूंगा वहां पर। रूलर एंड रूलिंग, रूलर एंड रूलिंग, ये है गवर्नेंस और ये है गवर्नमेंट, ये है शासन और ये है, हो गया डिस्टेंस कम हो गया। शासन और सुशासन का डिफरेंस समझ में आ गया? तो शासन, सरकार और जनता के बीच का डिस्टेंस कम हो, कब कम होगा? समझ रहे कि नहीं? ठीक, यहां तक। अब देखिए, गवर्नमेंट गवर्नेंस में कन्वर्ट तब होगी जब पब्लिक का फेथ गवर्नमेंट के प्रति हो, विश्वास हो। और विश्वास कब होगा? जब सरकार जनता के इंटरेस्ट को लेकर काम करेगी। सरकार का विश्वास, इस कंसेप्ट को समझिएगा। और ये चीज मैं अभी 15 अगस्त के भाषण को रिलेट करूंगा इसी पर, गवर्नेंस को लेकर। अभी 2023 को रिलेट कर रहा हूं। सरकार का जनता का सरकार के ऊपर विश्वास
किस कारण नहीं होता? एक कारण सबसे है करप्शन, एंड करप्शन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सिविल सोसाइटी, रेड टेपिज्म, फैमिली पॉलिटिक्स। और इन तीनों का नाम प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1947 रेड फोर्ट से डिक्लेयर किया कि नहीं? इसलिए क्या कहा कि करप्शन के कारण सरकार जनता के लिए जो काम करती है वह कार्य या उस कार्य का रिजल्ट जनता तक नहीं पहुंचता। तो जब जनता तक, जस्ट लाइक जैसे एक एग्जांपल मैं दूं जी, कविता तुम बीमार पड़ जाओ, अब तुम्हारे पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, कहां इलाज कराना चाहोगे? क्यों? फैसिलिटीज नहीं, करप्शन। फैसिलिटीज नहीं, फैसिलिटीज तो सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मशीनें हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कभी जिंदगी में नहीं आ सकती हैं। लेकिन वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनता जो एम्प्लॉई हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो जब जनता से या मरीज से कोई मतलब नहीं है तो पब्लिक का इंटरेस्ट गवर्नमेंट के प्रति होगा? नहीं होगा। जैसे जस्ट लाइक एसबीआई में सुबह जाने पर, अरे यार एसबीआई जाना है, ऐसे चलते हैं आईसीसीआई एचडीएफसी में ना, पता है कि नहीं, तुरंत काम होकर निकल लेंगे। इससे सरकार और जनता के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाता है। क्लियर? अब इस डिस्टेंस को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार यूज ऑफ आईटी सेक्टर या यूज ऑफ कंप्यूटर इंप्लीमेंट या एप्लीकेशन, ठीक। अब आईटी सेक्टर या कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट क्या निकलता है कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तबीयत खराब हुई, ट्वीट किया रेल मंत्री को और अगले स्टेशन पर रेलवे का डॉक्टर मेडिसिन के साथ खड़ा मिलता है। तो आपका सरकार और जनता के बीच विश्वास बढ़ा कि नहीं? तो सरकार और जनता के बीच डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। और ये क्या बन गया आपका? आप पेपर में पढ़ते भी होंगे कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको भूख लगी थी, ट्रेन में दूध नहीं था, उसके फादर ने ट्वीट किया रेल मंत्री को और अगले स्टेशन में दूध के साथ रेल मंत्रालय पहुंच गया। तो सरकार और जनता के बीच का जो डिस्टेंस था वह डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और मन की बात में भारत की 140 करोड़ जनता से वो कनेक्ट होते हैं कि नहीं? और कनेक्ट करने का माध्यम क्या है? ये माध्यम नहीं है कि नहीं? तो इस कनेक्शन, ये गवर्नेंस हो जाता है। इसलिए सरकार हमेशा एक स्लोगन देती है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। कम से कम शासन और अधिक से अधिक क्या करना? सुशासन। 2014 का स्लोगन था मोदी का कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो कम से कम शासन होगा तो कम से कम शासन होगा, तो इसका मतलब कि कम से कम एरिया में सरकार और जनता के बीच डिस्टेंस क्या होगा और मैक्सिमम एरिया में सरकार और जनता के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब तब आप क्या कहेंगे? जब सरकार और जनता के बीच डिस्टेंस कम होगा तो क्या कहेंगे नितिन? तब कहेंगे कि ये सरकार मेरी है। और तब जाके एक्चुअल लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसलिए विदाउट गवर्नेंस देयर इज नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब जनता का विश्वास सरकार में होगा, पॉलिटिकल सिस्टम में होगा, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जनता का विश्वास राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति हो तो जनता बड़ी खुशी के साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेगी कि नहीं? और जब राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेगी तो क्या होगा? एक्चुअल में, जो एक्चुअल है उस एक्चुअल में जाके आपका डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी। ये चलिए बाद में आएंगे, बात करेंगे वहां पर। पहले 9 शेड्यूल का हम जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम था इसमें। 13 समझ में आ गया, आर्टिकल 13 भी समझ में आ गया, स्टेट का डिफिनीशन भी समझ में आ गया। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वह इंपॉर्टेंट चीज है ब्रिटिश
रेवेन्यू सिस्टम क्या है? ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम क्या था? ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम जमींदारी व्यवस्था, महलबाड़ी एंड रैयतबाड़ी, यही तीन था। यानी मीन्स ब्रिटिश सरकार भारत की जनता से जो रेवेन्यू का कलेक्शन कर रही थी वह तीन मेथड से कर रही थी, एक लैंड होल्डर, एक महलबाड़ी, एक रैयतबाड़ी। लेकिन मैक्सिमम क्या था? जमींदारी, यानी मीन्स लैंड होल्डर सिस्टम था, मीन्स जमींदारी व्यवस्था। और जमींदारी व्यवस्था में या लैंड होल्डर सिस्टम में सोसाइटी दो भाग में डिवाइड होती है, एक लैंड होल्डर एंड सेकंड फार्मर, किसान। और किसान क्या थे? लैंडलेस थे। लैंड होल्डर या ओनर ऑफ लैंड, इसे कहेंगे जमींदार और इसे कहेंगे किसान। क्लियर? जमींदार भूमि के स्वामी थे, यानी ओनर ऑफ लैंड, और ये किसान थे उस भूमि पर काम करने वाले लोग। ठीक, अब स्थिति क्या बनती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि किसान की कोई भी इच्छा जमींदारों के ऊपर लागू नहीं होती थी, बल्कि जमींदारों की इच्छा किसानों के ऊपर लागू की जाती थी। और जमींदार उसी वस्तु का उत्पादन करते थे जो उनको अधिक से अधिक आर्थिक या इकोनॉमिकल बेनिफिट दे दे। इसका कोई एग्जाम्पल देंगे आप? बताएंगे इस पूरे कंसेप्ट का? किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, लेकिन ब्रिटिश सरकार की इंडस्ट्री के लिए या ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए किसको जरूरत थी? इसलिए जबरदस्ती वह किसका उत्पादन करा रहे थे? नील का। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक, अब ये सिचुएशन आ गई। इसी सिचुएशन के बेस पर 15 अगस्त 1947 को इंडिया स्वतंत्रता है। भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आता। ठीक, जब स्वतंत्र राज्य के रूप में आया तो ये सिस्टम तो इंडियन सोसाइटी में होगी। इससे क्या चीज निकल रही है? अगर इस सिस्टम को अगर हम लगा दें, इस सिस्टम को अगर हम लगा देते हैं तो इस सिस्टम से सोशल एंड इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी आएगी कि नहीं? सोशल एंड इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता जो थी उसका सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम। अब अगर ये है तो क्या होगा? अगर इंडियन सोसाइटी मीन्स सामाजिक आर्थिक विषमता या असमानता अगर है तो सोसाइटी में, यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट द मेजर अनटचेबिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मीन्स इक्वल टू अस्पृश्यता। आप लिख नहीं मालूम? कुछ लोग कहते हैं, जब मैं क्लास में पूछता था सर जाके कोप भवन में सो जाता हूं, तो जब कोप भवन में सो तो तुम्हारे और कैकेयी में डिफरेंस क्या है? एक काम करते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। सब लोग ये काम करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। घर पर खाते नहीं है, बाहर जाके भले चेहरा ऐसा बना के आते हैं कि 2 दिन से खाना नहीं खा के आए, होता है ना। शाम को हिटलर आते हैं, हिटलर समझ रहा कौन? पिताजी। अब माता जी शिकायत करते हैं, 2 चाटा जड़ते हैं और पैर पटकते हुए जाके खा लेते हो। ये है फोर्सफुली वर्क, यानी जिस काम को नहीं करना चाहते थे उस काम को करने के लिए आपको क्या किया गया? विवश किया गया। जमींदार लोग किसानों को पैसे नहीं देते, पारिश्रमिक नहीं देते थे, इसलिए अगले दिन वह काम करना नहीं आते थे, लेकिन लाठियों के डर से वह उनके खेतों पर काम करने के लिए क्या हो जाते थे? तो उनका वर्क कैसा हो गया? फोर्सफुली वर्क हो गया। ये प्रॉब्लम सब है। ठीक, और अगर ये सब प्रॉब्लम है तो इंडियन सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, यूनिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रेशन, जो प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा कैसे? एक प्रॉब्लम तो ये आ गई। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक, अब
दूसरा डायमेंशन ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। भूमि या लैंड दैट इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैन, व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति है या व्यक्तिगत संपत्ति। ठीक, क्लियर हो गया? भूमि या लैंड इंडिविजुअल ओनरशिप है ना, व्यक्तिगत संपत्ति है। अब सुनिएगा, 15 अगस्त को स्टेट या इंडिया आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो आर्थिक दृष्टि से विकसित होने के लिए इंडस्ट्री लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो लोगों की भूमि तो लेगी सरकार। और अगर सरकार लोगों की भूमि ले रही है तो जमींदार लोग आर्टिकल 31 के अंतर्गत अपने संपत्ति के अधिकार का वायलेशन करके 31 में चले जा रहे हैं और सरकार के अगेंस्ट में रिट दाखिल कर देते हैं। क्लियर हो गई? यानी मींस आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी मींस संपत्ति का अधिकार। और जब संपत्ति का अधिकार है तो इस संपत्ति के अधिकार को प्रोटेक्शन या सुरक्षा आर्टिकल 13 से मिल रही है, आर्टिकल 13 से मिल रही है, जुडिशियल रिव्यू से मिल रही है। यानी स्टेट ऐसा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं देगा जिससे कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए या सस्पेंड हो जाए। क्लियर? अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि विदाउट डिमोलिश ऑफ लैंड होल्डर सिस्टम देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिकल इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो सकती और जब तक इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी इक्वलिटी नहीं होगी तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आना है। अब सरकार, क्योंकि सरकार अगर स्टेप उठा रही है तो राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट होने के नाते, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट होने के नाते सरकार के हर डिसीजन, क्योंकि सरकार क्या है? राज्य है और राज्य का मतलब लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है। तो अगर सरकार का लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के कंसेप्ट को लेकर, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो अब सरकार सोशल एंड वेलफेयर को लेकर अगर काम करती है तो प्रॉपर्टी तो, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना है, रेलवे का विस्तार करना है, तमाम प्रकार के सोशल वर्क, तो ये किसी न किसी भूमि पर भी होंगे। जब भूमि पर होंगे तो उस भूमि पर अधिकार किसका है? व्यक्ति का। तो सरकार लेने का प्रयास करेगी और सरकार क्या है? दैट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य का मूर्त रूप है। तो अगर सरकार अगर किसी की भूमि लेना चाहती है तो वह कोई लॉ बनाएगी और लॉ बनाएगी तो विधायिका आ गया और उसका इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। तो लेना चाहते, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट होने के नाते राज्य अगर ऐसा कोई भी काम कर रही है तो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट निकाल रही। अब थोड़ा सा हम संपत्ति के अधिकार की हिस्ट्री बता देते हैं कि क्या था संपत्ति के अधिकार की जो हिस्ट्री है, एक जनरल हिस्ट्री समझ लीजिए। 44 अमेंडमेंट 1978, बिफोर और आफ्टर, यानी इस अमेंडमेंट के पहले और इस अमेंडमेंट के बाद। इस अमेंडमेंट के पहले राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट मींस मौलिक अधिकार है, और 44 अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 31 को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक नया आर्टिकल 300A जोड़ा जाता है। और यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को जोड़कर इससे क्या बना दिया गया? लीगल राइट। इसलिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में लिखेगा विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो आपको इसको देखना है कि किसका इंग्लिश नाम लीगल राइट है। आपको देखना होगा कि किसका इंग्लिश नाम लीगल राइट है, आपको उसी का। अगर संवैधानिक अधिकार का नाम के आगे इंग्लिश वर्जन लीगल राइट लिखता है तो आप संवैधानिक अधिकार लगाएंगे। जैसे लीगल का मतलब विधिक भी होगा, कानूनी भी होगा, लेकिन किसका विधिक है ये आपको इस नाम से आपको क्लियर। इसलिए कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि जिसको आपको इंग्लिश वर्ड्स पर ही जाना पड़ेगा। ठीक, अब
सिचुएशन यहां तक आ गई कि राज्य या स्टेट लोगों के कल्याण को लेकर काम करना शुरू कर रही है, लोगों के कल्याण को लेकर काम करना शुरू कर रही है। जब लोगों के कल्याण को लेकर काम करना शुरू कर रही है तो और उसके लिए इकोनॉमिकल वर्क करना है तो इंडस्ट्री लगाना है, तमाम वेलफेयर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब उस स्थिति में या उस सिचुएशन में अगर सरकार किसी की भूमि लेती भी है तो न्यायपालिका उसको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर देती है। इसलिए सरकार ने अब क्या किया कि फर्स्ट अमेंडमेंट करती है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951-52 और इसके अंतर 9 शेड्यूल जोड़ दिया गया। ठीक, उसके बाद सरकार ने एक लॉ बनाया और लॉ था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1952, लैंड रिफॉर्म एक्ट यानी भूमि सुधार अधिनियम या भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, इसको बनाया गया। और इस लॉ को कहां ले जाकर व्यवस्था जोड़ दिया गया? 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में यह व्यवस्था कर दी गई कि 9th शेड्यूल में जो भी टॉपिक होंगे उसका जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, यानी देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू इन सब्जेक्ट ऑफ 9th शेड्यूल। क्लियर? ये है नो जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये सिस्टम आ गया। अब क्वेश्चन खड़ा होने लगा कि जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका की शक्ति है, और उस शक्ति के का प्रयोग करके जुडिशरी दैट इज द एग्जामिन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क, यानी मींस पावर जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का यूटिलाइजेशन करके जुडिशरी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को एग्जामिन करेगी एंड दैट जुडिशरी हैज बीन डिफाइंड वर्क इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी मींस एग्जामिन करके उसे सही और गलत का क्या करेगी? डिसीजन देगी। क्लियर हो गया? यानी मींस कि एक जुडिशियल रिव्यू एक पावर है और उस पावर का यूटिलाइजेशन करके जुडिशरी स्टेट के वर्क का एग्जामिन करती है या राज्य के कार्यों का परीक्षण करती है और डिफाइन करती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुसार है तो उसे लीगल नेचर दे देगी, और अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर देगी। क्लियर? अब अगर ये है तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा होता है, और ये डिस्प्यूट आप खड़ा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं कि अगर जुडिशियल रिव्यू दैट इज द पावर ऑफ जुडिशरी है तो जुडिशियल रिव्यू पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा ना? नहीं समझ रहे? जुडिशियल रिव्यू पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का न्यायपालिका करेगी, और अगर 9th शेड्यूल का वो नहीं कर रही है तो हाउ कैन डिफाइन 9th शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देयर इज नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मींस अगर कोई चीज को न्यायपालिका नहीं कर रही है तो संविधान का पार्ट होगा, क्योंकि अगर संविधान का पार्ट होगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के एरिया में आएगा, और अगर संविधान का पार्ट नहीं होगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के एरिया में नहीं आएगा। और 9th शेड्यूल कहता है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो 9th शेड्यूल दैट इज द नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब यहां तक चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अब सवाल खड़ा होता है, फिर उसके बाद 2007 कोहिलो केस आता है। कोहिलो केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कोहिलो केस में कि जुडिशरी 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू करेगी, एंड 9th शेड्यूल दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करते हैं तब भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा ही नहीं। और अगर वह 9th शेड्यूल दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मींस कि 9th शेड्यूल आपका संविधान का पार्ट है तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो अगर जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन जब यह डिसीजन दिया कि 9th शेड्यूल का भी जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करेगी तो साथ ही साथ एक डिसीजन जोड़ दिया और कहा कि 9th शेड्यूल में केवल उन्हीं सब्जेक्टों का जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे जिन सब्जेक्टों को 1973 के बाद जोड़ा गया है।
और 1973 का मतलब है केशवानंदन भारती वर्सेस केरला स्टेट, और प्रेजेंट टाइम में इस 9th शेड्यूल में 284 सब्जेक्ट है। ये पूरा स्ट्रक्चर था। समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ये क्योंकि कई डायमेंशन पर इसको लेकर चला गया है। अब लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है तो इसी में सीलिंग आती है, चकबंदी नाम सुना है आप लोगों ने? ये सब इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट का ही प्रोविजन है सर। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से एक सेंटेंस बोलता हूँ, याद करिए, इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंबेडकर का कमेंट है। यह संविधान आ गया ना यहाँ पर, सामाजिक आर्थिक विषमता, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ द इंडिया, है कि नहीं? और सेल्फिश पॉलिटिक्स क्या था? पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर पॉलिटिशियन मूव द वन पॉलिटिकल पार्टी टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? यानी एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में क्या कर रहे हैं? मूव कर दे रहे। यानी मीन्स कि कोई भी किसी भी पॉलिटिशियन को अगर लगता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में जाने से हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है या इस पॉलिटिकल पार्टी में जाने से हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, तो जिस पार्टी के मेंबर है उसे छोड़ देते थे, दूसरे पार्टी में वो चले जाते थे। जैसे इस समय लोग हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह हैं, तमाम लोग अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं या मेंबर बन रहे हैं। ठीक इसी के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। राजीव गांधी इस सेल्फिश पॉलिटिक्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते थे और तब उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ में या इस तरह से इस एंटी डिफेक्शन लॉ में दो प्रोविजन है। पहला, लूज ऑफ मेंबरशिप एंड देयर इज नो लूज ऑफ मेंबरशिप आर द मेंटेन द मेंबरशिप। यानी मीन्स एक सिचुएशन ऐसी होगी या वह कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आप मेंबरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। मेंबरशिप का मतलब लेजिस्लेटिव के जो मेंबर हैं उनके लिए बात हो रही है, चाहे वह एमपी हो चाहे एमएलए हो। अगर वह पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दूसरी पार्टी को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, तो उसमें उनको उस पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ना होगा, यानी लेजिस्लेटिव मेंबर खत्म हो जाएगी आपकी। क्लियर? अब किस कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी मेंबरशिप जाएगी लूज ऑफ? फर्स्ट है कि पॉलिटिकल कोई आदमी यानी कोई मेंबर रिजाइन द पॉलिटिकल पार्टी, यानी मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी है और इसका पी एमएलए है या एमपी है। अब एमएलए और एमपी है और इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी ज्वाइन द अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड लूज द मेंबरशिप। क्लियर? यानी कोई व्यक्ति, अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति है और अगर वह पॉलिटिकल पार्टी छोड़ता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है जिससे वो मेंबर है, तो उस मेंबर के छोड़ने के बाद उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। क्लियर? पहले इसके पहले नहीं था। दूसरा है वायलेशन ऑफ व्हिप मीन्स कि दूसरा है व्हिप का उल्लंघन। अब व्हिप क्या होता है? व्हिप भी समझना है। हर पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके एमपी या एमएलए हों असेंबली में या पार्लियामेंट में, हर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबरों के लिए एक गाइडलाइन देती है कि आप इस बिल पर सपोर्ट करना है या इस बिल का अगेंस्ट में व्यू रखना है। अब यही गाइडलाइन व्हिप कहलाती है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपने पार्टी के व्हिप यानी गाइडलाइन या डायरेक्शन का वायलेशन करता है, तो वैसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक। थर्ड पोजीशन है कि अब यहां पर दो चीजें थी। एक 1901 अमेंडमेंट के पहले की पोजीशन,
और एक है 91 अमेंडमेंट के बाद की पोजीशन। 91 अमेंडमेंट के पहले था कि 1/3 मेंबर से कम लोग अगर पार्टी से अलग होते हैं तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन 91 अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि 2/3 मेंबर, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अलग होते हैं तब जाके उसकी मेंबरशिप बनी रहेगी, वरना खत्म हो जाएगी। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 1/3 to 2/3, और ये है आपका 91 अमेंडमेंट। 1/3 मेंबर और 2/3 मेंबर। क्लियर? यानी प्रेजेंट टाइम में पोजीशन क्या है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर अलग हो तब जाके मेंबरशिप बनी रहेगी, या 2/3 मेंबर से कम लोग अगर अलग होते हैं तब मेंबरशिप उनकी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक। अब सेकंड पोजीशन है कि किस पोजीशन में आपकी मेंबरशिप बनी रहेगी। पहला है कि सस्पेंशन अगर दे दिया, सस्पेंशन बाय पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस समय आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, आपकी मेंबरशिप क्या होगी, बनी रहेगी। हाँ, एक चीज और, अगर यहां पर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। मतलब समझ में आ गई? नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समझ रहे हैं आप लोग? इंडिपेंडेंट और निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय, अब निर्दलीय को जानते हैं? निर्दलीय मेंबर वह मेंबर होता है जिसका कोई पार्टी से संबंध नहीं होता, यानी वो किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, बल्कि जनरली कोई भी कैंडिडेट है जो चुनाव में खड़ा होता है, अगर वह जीत जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट या निर्दलीय सदस्य। तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जीतने के बाद यदि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यदि नॉमिनेटेड मेंबर, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यदि नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेटेड के 6 मंथ के पश्चात अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब भी उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक। अब 3 ये कंडीशन थी जहां पर लूज ऑफ मेंबरशिप है। अब यहां पर एक सस्पेंशन है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सस्पेंड करती है किसी, मान लो कि पार्टी के अगेंस्ट कोई मेंबर है जो पार्टी के अगेंस्ट में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे तुम ही लोग हो घर के अगेंस्ट में काम करते हो तो क्या करते हैं घर वाले, निकल जाओ, ऐसा हुआ है कभी? समझ? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर पार्टी के अगेंस्ट में वर्क करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया, ऐसी स्थिति पर उसकी मेंबरशिप बनी रहेगी, मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। ठीक। और अगर कोई पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में डिजॉल्व हो जाए, समझ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका मेंबरशिप बनी रहेगी और आपका मेंबरशिप लूज नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी मेंबर को क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड करना है, ये पावर यह एक्ट स्पीकर को देता है। स्पीकर समझ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट का लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा का हो, वह डिसाइड करेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा या नहीं। और यही चीज थी अभी राहुल गांधी को लेकर, अभी फिर री एंट्री लिए है ना, और 11th और 12th शेड्यूल है पावर डिवीजन बिटवीन पंचायत, एंड 11th शेड्यूल है, और 12th शेड्यूल है पावर डिवीजन बिटवीन स्टेट एंड नगर पालिका। क्लियर? यानी शक्तियों का विभाजन इस तरह से। 11th शेड्यूल है पावर डिवीजन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, और 12th शेड्यूल है पावर डिवीजन बिटवीन स्टेट एंड नगर पालिका। और यहाँ पर 7th शेड्यूल होगा पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड, यानी मीन्स 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये है राज्य और पंचायत के मध्य, और ये है राज्य व नगर पालिका, राज्य व नगर पालिका।
के मध्य शक्तियों का विभाजन। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पावर डिवीजन दैट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? यानी कहीं पर भी शक्तियों का अगर विभाजन हो, अब 7th शेड्यूल में अगर पावर डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार से पावर डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझ में आई बात? इसलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन राइज भी किया जाए, डिफाइन द थर्ड लेयर फेडरल सिस्टम इन इंडिया। थर्ड लेयर फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत के संघीय संविधान के तृतीय स्तर का एक्सप्लेन करिए, तो आपको तृतीय स्तर यही चीज दिखाई पड़ेगी। ये पहला है सेंटर टू स्टेट और दूसरा है स्टेट टू पंचायत या स्टेट टू नगर पालिका। और ये दोनों चीजें ये 73 अमेंडमेंट के द्वारा 11th शेड्यूल जोड़ा गया और ये है 74 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया। 92 दोनों 92, ठीक है।